तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महक एकेडमी के परिवार में। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये क्वेश्चन पेपर है। तो आपको पेपर से पहले पेपर कहना है, जो कि बिल्कुल ऐसा ही पेपर हमें 14 दिसंबर 2024 को देना है। तो सेम पेपर है बिल्कुल। आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जितना आपका स्कोर हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि महक एकेडमी के आप एक सदस्य बन जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ये होगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। गलत बात है, पाठ्यक्रम का नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा कभी नहीं करनी चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। अधिगम की प्रक्रिया में अधीन होंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा कि अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका क्वेश्चन चौथे का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किस पर जोर देता है? बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। गलत है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। गलत बात है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्रथागत चरण को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। लेव-वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो जो लेव-वाइगोत्स्की हैं ये कहते हैं संस्कृति प्रवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांस्कृतिक उपकरणों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यह जीन पियाजे से क्वेश्चन है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक और अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र या स्कीमा मनोबंध। इसका राइट आंसर बताइए क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 है स्कीमा मनोबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जीन पियाजे से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पूरी संभावना रहेगी कि इस साल भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे जीन पियाजे से। इसी क्रम में जीन पियाजे से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो ऑप्शन 1 है अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विचार और सोच में क्या है केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच जाए।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, गलत बात है। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम ही होता है, गलत बात है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, गलत है। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो सबसे पहला है सामवेदक मूर्त अमूर्त, अमूर्त सामवेदक मूर्त और मूर्त अमूर्त सामवेदक, अमूर्त मूर्त सामवेदक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सामवेदक मूर्त और अमूर्त होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, गलत है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाने पर मापदंड, ये गलत है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अवैधी या समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का लगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग है। तो मंदित छात्र या विकलांग छात्र या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है या छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 15। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, या व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो ये नहीं करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असतर्कता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए क्या कहता है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, गलत है। विविध संन्यासों से उधार लेने चाहिए, ये बात सही है। तो इसका जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चे को दंड देकर, गलत है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या इसका जो है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21।
तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका जो विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना गलत है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। गलत है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया जाए। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24। देखिए क्या कहता है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की क्या सर्वोत्तम अवस्था पूछा है। उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, या कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। गलत है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। गलत है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26। देखिए क्या कहता है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो योग्यता सुधार, योग्यता अटल, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, योग्यता सुधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो क्या प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या बारंबार परीक्षाएं, या अन्वेषण और संवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वागोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य दर्शाता है। तो क्या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, क्या स्वनियमन, या आत्मकेंद्रता, या मनोवैज्ञानिक विकार। तो इसे कहते हैं स्वनियमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वनियमन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, या विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान, या पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट रहेगा, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर है 30 और जो CDP का ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसी के साथ आगे वीडियो में बनी रहेगी, या फिर आपको अगली वीडियो जो आधा घंटे बाद बनेगी तो उसमें आपको गणित की पूरी पेडागोजी और गणित का पूरा पेपर मिल जाएगा। तो इसी के साथ 30 क्वेश्चन हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। केवल आनुवंशिकता पे, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो इसी के साथ CDP के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हुए। आगे देखते हैं गणित के क्वेश्चन जो आपको अगली वीडियो में बनेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।